कहानी का शीर्षक है फांका। दया 4-5 महीने से पेट से है। उसके 3 बच्चे पहले से ही उसके घर में मौजूद हैं। चौथे को लेकर काफ़ी मानसिक तनाव में पति पत्नी दोनों हैं। 3 को तो सही ढंग से संभाल नहीं पा रही हूँ, भोजन दे नहीं पा रही हूँ, कपड़े नहीं पहना पा रही हूँ, ऊपर से ये चौथा आने वाला है। चौथे को भला कैसे पालूंगी? कहते हैं कि बच्चा 2 हाथ और 1 मुंह लेकर जन्मता है, लेकिन जब वह कमाने लायक होगा तब ना। अभी तो सबको संभालने में हम दोनों की जान निकली जा रही है। प्रकृति का यह कैसा प्रसाद है जो बार बार मेरे ही पल्ले पड़ जा रहा है। एक बकुली है, वह हमसे कोई 1 साल पहले शादी करके आई है। इसी गांव में रहती है, मेरी सहेली भी है। वह इस पेट पीड़ा को तरस गई है। न जाने कितने ही मन्नतें की, चादर फूल चढ़ाए और भी न जाने क्या क्या उपाय किए, लेकिन वही ढाक के 3 पात। उसकी गोद आज तक खाली ही है। आज भी उसे उस पेट पीड़ा का बेसब्री से इंतजार ही है। न जाने उसकी गोद कब भरेगी और उसके घर में भी किलकारी गूंजेगी कि नहीं। वो परेशान है कि उसको कोई औलाद नहीं, और हम परेशान हैं कि लाइन लगी हुई है। इस चौथे बच्चे के बारे में सोच सोच कर उन दोनों पति पत्नी की रूह कांप जाया करती है। हमारे इस सामाजिक परिवेश में इन्हीं का पेट पालना मुश्किल हो रहा है। आने वाले इस नए मेहमान से वो दोनों किसी तरह छुटकारा पाना चाहते हैं। इनकी चौथे बच्चे जनने के लिए और हिम्मत नहीं हो पा रही है, लेकिन कोई राह भी नहीं सूझ रहा। हिम्मत करके अस्पताल में डॉक्टर से संपर्क करने की सोचते हैं, लेकिन अकेले कैसे जाएंगे? डॉक्टर साहब से क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे? वो हमारी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? आदि तरह तरह के विचार मन में आते रहते और फिर जाने का विचार शांत हो जाता। अभी तक किसी भी बच्चे के लिए अस्पताल नहीं गए थे। एक दिन हिम्मत जुटाकर बकुली की मदद से अस्पताल में दोनों अपने 3 बच्चों के साथ पहुंच ही जाते हैं। डॉक्टर साहब से मिलकर अपने चौथे बच्चे को जन्म देने के प्रति अनिच्छा जताई, अपनी मजबूरी बतलाई, गरीबी और इतने लोगों को बोझ अब सहा नहीं जाता आदि का हवाला दिया। डॉक्टर साहब ने सलाह दी कि अब तक तुम्हारा यह बच्चा 5-6 महीने से ऊपर का हो चला है। तुम्हारी स्वास्थ्य को देखते हुए इस समय बच्चा गिरवाना उचित नहीं है। इससे तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। हिम्मत रखो, संयम से काम लो। कुछ दवाइयाँ लिख दे रहा हूँ, तुम इसको ले लेना। जब ये बच्चा जन्म ले ले, उसके बाद यहाँ आ जाना। तुम दोनों में से किसी एक का परिवार नियोजन करवा लेना। हाँ, बीच बीच में अस्पताल में आकर अपना एवं बच्चे की जांच कराते रहना। परिवार नियोजन के बाद फिर आगे से तुम लोगों के यहाँ और बच्चा नहीं होगा। दोनों पति पत्नी ने डॉक्टर साहब से हाथ जोड़कर विदा लिए। दोनों बच्चों के साथ घर वापस आ जाते हैं। बकुली रास्ते में से अपने काम पर चली जाती है। यहाँ भी उनको कोई राहत नहीं मिली। अंत में दोनों थक हार कर इस पर विचार करना छोड़ देते हैं। एक दिन दोनों काम के अभाव में घर में ही बैठे हैं। तभी देखते हैं कि एक कुतिया अपने 4-5 बच्चों में से एक को अपने मुंह में दबाए चली आ रही है। उसके पीछे उसके सारे बच्चे चले आ रहे हैं, लेकिन इन कुतिया या फिर अन्य जीव जंतुओं का क्या? इनको न कपड़े की चिंता, न खाना पकाने की चिंता, न मकान बनाने की चिंता और न ही अन्य सामाजिक खर्चों की चिंता। इनको तो सिर्फ खाना, सोना और इधर उधर घूमना है। थोड़े दिनों महीनों बाद उनके बच्चे अपने पैरों पे खड़े होकर चलने लगते हैं।
अपना नया दुनिया रचाने बसाने निकल पड़ते हैं। हम लोग तो एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, मर कर ही अलग होते हैं। खाना और रहना तक होता तो हमारा जीवन भी ठीक ही रहता, लेकिन जिस समाज में रहना है उसके अनुसार तो चलना ही पड़ेगा। फिर भी दया का कुतिया और उसके पिल्ले को देखकर इरादा चौथे बच्चे को जन्म देने का और मजबूत हुआ। समाज में समाज की तरह जीने के लिए थोड़ी मेहनत ही न करनी पड़ेगी, सो हम करेंगे। एक बात और है कि तीसरे बच्चे के जन्म के समय यदि जुड़वा बच्चे हो जाते तो क्या हम उसे नहीं पालते, उसे फेंक तो नहीं देते आदि। इन सब विचारों से उसका इरादा चौथे बच्चे के जन्म देने के प्रति मजबूत होते गए। लेकिन चौथे में जुड़वा हुए तो जितना नकारात्मक सोचेंगे उतना ही परेशान होंगे। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। घर की माली स्थिति सुधरने की बजाय दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है। कल्लू से जब से शादी हुई थी तब भी ऐसे ही माहौल थे, आज उससे हालत और बदतर ही हुआ है। उस समय इतना ज़रूर था कि हमारे पास आधा बीघा ज़मीन थी। ससुर जी परिवार का बोझ सिर पर उठाए हुए थे। हालांकि कल्लू भी कमर तोड़ काम उस समय भी करता ही था। एक दिन ससुर जी सिर पर कबाड़ का बोझ लिए सड़क डांक रहे थे, तभी एक ट्रक की चपेट में आ गए। दवा दारू में पैसे लगाए पर हम लोग उन्हें बचा नहीं सके। उनके दुनिया के से चले जाने के बाद सासू माँ भी उन्हीं की चिंता में घुली जा रही थी। खाना पीना भी ठीक से नहीं खा पा रही थी, किसी से भी मिलना जुलना नहीं करती थी, गुमसुम सी एक जगह बैठी रहती थी। उनको कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन अपनी हालत बीमारी से भी ज़्यादा बदतर कर ली थी। उनके इस बीमारी के लिए डॉक्टर को दिखलाए, लेकिन कोई बीमारी हो तो ठीक भी हो। कल्लू की माँ उस गम को झेल नहीं पाई। 6 महीने के बाद वो भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। इन 6 महीनों में घर के 2-2 सदस्य का इस तरह से चला जाना कल्लू ने सोचा नहीं था। उन दोनों के इलाज के लिए सेठ से कर्ज भी लिया। हालांकि उसके गांव के पास वाले गांव में ही एक बैंक भी है, लेकिन वह सेठ के पास ही गया। कर्ज हो या चाहे कोई और, जहां आसानी से मिल जाए वहीं जाने का दिल करता है, चाहे 2 पैसा ज़्यादा लगे तो लगे। उस समय किफ़ायत भला कहाँ कोई समझ पाता है। कल्लू सेठ की कर्ज से मुक्त नहीं हो पा रहा था। बहुत कोशिश की, सफलता हाथ नहीं लगी। 3 रुपए सैकड़े का सूद और मूल भर नहीं पाया। अंततः वह अपना खेत बेचकर इस मुसीबत से छुटकारा पाया। माँ बाप को परलोक में कोई तकलीफ नहीं हो, इसके लिए सामाजिक दायित्वों को निपटाने एवं उनके इलाज में यह ज़मीन हाथ से चली गई। ये ज़मीन अब उसको इस जन्म में वापस तो नहीं मिल सकती। सामाजिकता जीवन में कभी कभी इस तरह निर्दयी होकर अपनी कीमत वसूलती है। यह यहाँ पर साफ देखा जा सकता है। जितना दवा दारू में पैसा लगा सो लगा, उससे कम पैसा मरने के क्रियाक्रम में नहीं लगा होगा। आखिर स्वर्ग में दोनों राजी खुशी से रहें, यहाँ जीते जी वो दोनों कोई सुख तो नहीं पा सके, कम से कम वहाँ तो सुख से रह लें। यहाँ हम लोग थोड़ी तकलीफ सह लेंगे तो क्या हुआ। संगीता माइक्रो फाइनेंस एक कंपनी है। यह बैंकों से कर्ज लेती है। इस कर्ज को फिर किसानों, कृषि मजदूर, दिहाड़ी मजदूर आदि की वित्तीय मदद हेतु कर्ज दिया करती है। यह अपनी वसूली साप्ताहिक किस्तों में करती है। इसकी कोशिश रहती है कि पूरी वसूली 1 साल में हो जाए, और यह हो भी जाती है। यह ऋण बैंकों की दृष्टि से प्राथमिकता क्षेत्र में गिना जाता है, अतः बैंक भी इनको ऋण देने में वरीयता देते हैं। वह इसे अपने कृषि ऋण वाले मद में दिखला देते हैं।
यह कंपनी 5 से 7 महिलाओं के बने समूह को ही ऋण देती है। कंपनी किसी एक व्यक्ति को सीधे ऋण नहीं देती। इनके कर्मचारी सप्ताह में एक निर्धारित दिन को निर्धारित जगह पर समूह की बैठक करते हैं। उसमें वहाँ सारे समूह के सदस्य इकट्ठा होते हैं। समूह में मिलकर सब प्रार्थना करते हैं। समूह के सदस्यों में नया उत्साह भरा जाता है। अंत में अपनी साप्ताहिक किस्त वसूली करते हैं। यदि किसी समूह से कोई महिला साप्ताहिक वसूली नहीं दे पाती है तो उस समूह की सारी महिलाएं मिलकर अपनी किस्त के साथ उसकी किस्त को भी अदा करती है। बाद में वो समूह की महिलाएं अदत्त महिला से अपनी राशि वापस ले लेती हैं। इस तरह कंपनी की वसूली हो जाती है, उसकी किस्त नहीं टूटती है। जो महिला कर्ज की किस्त नहीं दे पाती उसे थोड़े समय के लिए राहत मिल जाती है। बाद में वह धनराशि समूह के सदस्यों को वापस कर देती है। ऐसा कुछ इस संगीता माइक्रो फाइनेंस कंपनी का नियम है। अरे बकुली, कहाँ जा रही हो? लगता है बड़ी जल्दी में हो। दया घर का काम निपटाते हुए बोली। हाँ दया बहन, समूह की बैठक में जा रही हूँ। कंपनी के आदमी आने वाले हैं, थोड़ी जल्दी में हूँ। वहाँ से आकर फिर आराम से बैठती हूँ। फिर लल्ला के साथ खेलना भी तो है। संगीता माइक्रो फाइनेंस कंपनी की आज साप्ताहिक बैठक का दिन था। बकुली तेजी से बैठक में शामिल होने चल पड़ती है। बकुली दया के बच्चों के साथ ऐसा घुल मिल गई है कि जैसे वही उसकी माँ हो। लगभग प्रतिदिन एक आध घंटा बच्चों के साथ वह भी बच्चा बनकर खेलती रहती है। दया भी यह सब देखकर कुछ हस्तक्षेप नहीं करती है। दया को भी यह सब अच्छा लगता है। छोटे बच्चे की कभी कभी हाथ से सूखी मालिश भी कर देती है। बच्चे भी उसे मौसी मौसी कहकर बुलाते हैं। बच्चों के साथ खेलने से उसका भी जी हल्का हो जाता है और बच्चों को भी मानो और मातृत्व सुख मिल जाता है। इसमें भी थोड़ी राहत हो जाती है, हमें भी थोड़ी राहत मिल जाती है। दया फिर अपने काम को समेटने में लग गई। परिवार को चलाना मुश्किल हो रहा था। कल खाने को कुछ नहीं था। बच्चों को पानी पिलाकर सुला दी थी। वो दोनों पति पत्नी भूखे ही सो गए थे। घर की बात घर में ही रहे तो अच्छा है। बाहर आने पर लोग तरह तरह से सलाह देंगे और पीठ पीछे हंसी ही उड़ाएंगे। दुख तो कोई बांट नहीं लेगा। हमारे ऊपर आई विपदा हमें ही झेलनी पड़ेगी और उससे लड़नी भी पड़ेगी। हफ्ते में एक आध दिन भूखे होने से कुछ होता है भला? लोग विभिन्न पर्वों पर व्रत रखते हैं। हालांकि उसमें वो अच्छे अच्छे फलाहारी व्यंजन बनाकर छक कर खाते भी हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी व्रत त्योहार हैं जिसमें लोग निराजल व्रत रखते हैं, अगले दिन ही व्रत अपना तोड़ते हैं। ऐसे में हमारा भी परिवार बिना व्रत त्योहार के हफ्ते में एक आध दिन नहीं खा पाता है तो क्या हुआ? कल्लू को आज उठने में देर हो गई। उसकी तबीयत 2-3 दिन से थोड़ी खराब चल रही है। कबाड़ बीनने आज नहीं जा सका। इस वजह से दया भी काम पर नहीं जा सकी। दया 3 घरों में झाड़ू पोछा बर्तन धोने का काम करती है। सुबह में उनके घरों में से जो भोजन शाम को बच जाता था, वो जो भी मिल जाता है उसे वह प्रसाद समझकर परिवार की क्षुधा शांत करने के लिए इच्छा अनिच्छा से ले ही लेती है। यह अब तो जैसे आदत सी बन गई है। किसी से कुछ मांगना उसकी फितरत में नहीं है। सामने से जो मिल गया वो ठीक। जब से चौथा बच्चा हुआ है तब से एक घर में जाना बंद कर दिया है। घर गृहस्थी के काम काज में से समय निकाल पाना अब संभव नहीं हो रहा था। कल्लू और दया दोनों की जमीन जब से हाथ से गई है तभी से दोनों ने आगे फिर कभी
किसी से मानो कर्ज नहीं लेने की कसम सिखा रखी है। कुछ भी हो जाए कर्ज नहीं लेना है, जो मिल जाए उसी में संतोष। थोड़े दिन के लिए बला आती है और फिर टल जाती है, लेकिन कर्ज की बला ऐसी बला है जो एक बार घर में घुस जाती है तो जाने का नाम ही नहीं लेती। फिर उसे ब्याज सहित चुकाने में तो कमर ही टूट जाती है और जान भी निकल जाती है। माना कि किसी चीज़ की सफलता के लिए भूमि, श्रम, पूंजी, उद्योग और साहस की ज़रूरत होती है। पूंजी तो दो तरह की होती है, एक मानवीय पूंजी, दूसरा अर्थ पूंजी। अब आपसी सहयोग की जगह अर्थ पूंजी जगह लेता जा रहा है। ऐसे में अर्थ की महत्ता बढ़ती ही जा रही है। धरती सूरज का और अपना चक्कर लगा रही है और हम मानव पैसे का चक्कर लगा रहे हैं। इस अर्थ पूंजी के लिए लोग पूरी जिंदगी तक लगा दे रहे हैं। कबाड़ बीनने के लिए एक साइकिल रिक्शा जो काम में आ रहा था, कल कार वाले ने टक्कर मार दी थी। टक्कर मारी सो मारी, दो चार गाली और थप्पड़ भी रसीद कर दी, जैसे सारी गलती मेरी ही हो। बड़े लोगों की तो मानो गलती करते ही नहीं। गाली और थप्पड़ की मार की पीड़ा उतनी नहीं थी जितनी रिक्शा के टूट जाने की। अब इसकी मरम्मत के लिए धन कहाँ से लाएं? अब पहले जैसे पैदल घूमकर कबाड़ इकट्ठा करने की सोचा भी नहीं जा सकता। पहले पिताजी के साथ कबाड़ बीनने पैदल ही तो जाते थे। किसी तरह कबाड़ और रिक्शा लेकर घर पहुंचा था। दया देखते ही अवाक रह गई। किसी तरह दोनों ने कबाड़ को दुकान पर देकर पैसा लेकर आ गए, लेकिन इतने पैसे से रिक्शे का ये इलाज यानी मरम्मत संभव नहीं था। बकुली अपने साप्ताहिक समूह वाली बैठक से वापसी के समय में दया के यहाँ रुक जाती है। उसका बच्चों के प्रति प्रेम और उसकी चाहत साफ उसकी आंखों में छलक आती है। वह बच्चों के लिए कुछ चने साथ में ले आई थी। उसकी इच्छा तो बहुत कुछ देने की होती है, लेकिन उसके यहाँ भी हो तब न। एक भूखा भला क्या खाए और क्या बांटे। वह बच्चों के बीच उलझी हुई थी। वह भी बच्चों के साथ बच्ची बन जाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। उसी समय बगल में दया भी आकर बैठ गई। बकुली तो बच्चों के साथ इतनी व्यस्त थी कि दया कब आकर उसके बगल में बैठ गई पता ही नहीं चला। अरे बकुली बहन, किस्मत खराब हो तो कुत्ता भी मुंह पर पेशाब कर ही जाता है, और वो भी नहीं पूछता। दया ने पानी का लोटा आगे बढ़ाते हुए मुंह से निकल गया दया के। अरे दया दीदी, क्या हुआ? आज कुछ भी बड़बड़ाए जा रही हो, कुछ बताओगे भी? बकुली बच्चों के साथ खेलना बंद कर अपना ध्यान दया की ओर केंद्रित करती है। अब इनकी 2-4 दिन से तबीयत ठीक नहीं चल रही है। कल भी रोज की तरह गए थे कबाड़ बीनने। कार वाले ने रिक्शा तो तोड़ा ही, साथ में 2-4 थप्पड़ भी रसीद कर दिया और गाली दिया सो अलग। एक ही सांस में कल की घटी सारी घटनाएं बता डाली। अब देखो न, घर की माली हालत तुमसे कोई छिपी हुई थोड़ी ही है। बारिश में कबाड़ी का वाला काम थोड़ा धीमा हो जाता है। इनकी इधर भी तबीयत भी ढीली चल रही है। ऊपर से कार वाले ने रिक्शे में ठोकर मार दी। ये तो कहिए इनको कुछ ज़्यादा चोट नहीं लगी, थोड़ी बहुत चोट आई है, हल्दी लगा दी हूँ, अभी आराम है। लेकिन रिक्शा टूट गया है, काफ़ी पुराना भी हो गया था। अब उसकी मरम्मत के पैसे कहाँ से लाऊं? आगे एक एक दिन भारी पड़ने वाला है। क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम भी जिन घरों में काम करते थे, उनमें से एक का 2 महीने पहले यहाँ से
स्थानांतरण कहीं और हो गया। वह काम भी हाथ से गया। एक का काम तो मैंने पहले ही जब चौथा बबुआ पैदा हुआ छोड़ दिया था। अरे दया बहन, हिम्मते मददा मद दे खुदा, इसमें घबराने से थोड़ी ही काम चलेगा। इतनी बड़ी बड़ी बलाएं आई और चली गईं, तब तो तुम सीना ताने खड़ी रही। ये तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। ये मुश्किल दौर भी हमेशा के लिए थोड़े ही रुकने वाला है। हाँ, इस बला से निजात पाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। हर बला हमें नई सीख देती है, नई समझ पैदा करती है। देखो, तुम्हारा रिक्शा काफ़ी पुराना हो चुका था। अब तो यह रिक्शा बनने से रहा। यदि किसी तरह बन भी गया तो कितना दिन चलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसको बनवाने में कितना खर्च आएगा, फिर खराब होगा, फिर बनेगा, यही सब लगा रहेगा। क्या ऐसे ही गाड़ी खींचने का इरादा है? रही बात कार वाले की, तो वो लोग बड़े आदमी होते हैं। क्या करोगे, चित भी उनकी, पट भी उनकी ही होती है। उनसे हम न तो लड़ ही पाएंगे और न ही किसी तरह जीत ही पाएंगे। अतः उस घटना के बारे में सोच सोच कर अपना समय क्यों बर्बाद करती हो? उससे कुछ नहीं होने वाला है। आगे की सोचो कि क्या करना चाहिए। हाँ बहन, तुम तो ठीक ही कहती हो। मैं उसका भला क्या बिगाड़ सकती हूँ? फिर क्या करूँ? मैं तो ये सब तुम्हें बताने के लिए बोल दिया। बताने से जी थोड़ा हल्का हो जाता है ना। ये घटना अभी ताज़ा ताज़ा है, इसलिए ध्यान चला ही जाता है। आगे की राह सूझती नहीं। दया के चेहरे पे चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। दया को घर की चिंता, कल्लू के स्वास्थ्य की चिंता, बच्चों की चिंता, रिक्शे की चिंता, सब मुसीबतें एक साथ आ पड़ी हैं। इस पुराने रिक्शे को कबाड़ी में बेच क्यों नहीं देती? जब देखो कुछ न कुछ बिगड़ा ही रहता है। ठोक बजाकर किसी तरह तुम्हारा यह रिक्शा सड़कें नापा करता है। यह खुद ही जर्जर हो गया है। तुम लोगों पर ये एक बोझ ही तो बना हुआ है। हमेशा बिगड़ा ही रहता है। कमाई का एक हिस्सा तो यही खा जाता है। ये तुम लोगों का खून ही तो चूस रहा है। मैं तो कहती हूँ उस कार वाले ने अच्छा ही किया जो तुम्हारा रिक्शा उसकी मदद से टूट गया। अब इसको बेचकर जो पैसा मिले उससे एक नया रिक्शा खरीद लो। क्या अब हम तुम भी मजाक करने लगी? उतने पैसे में भला नया रिक्शा कहाँ से मिलेगा? बाकी का पैसा कहाँ से आएगा? तुम तो जानती ही हो कि घर में दाने तक के लिए पैसे नहीं हैं। देखो बहन, एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है जो कर्ज देती है छोटी छोटी हमारी ज़रूरतों के लिए। उससे बात कर लेते हैं। तुम भी एक समूह की सदस्या बन जाओ। यहाँ से पैसा लेकर और रिक्शे को बेचकर जो मिले दोनों को मिलाकर तुम अपना नया रिक्शा ले आओ। मैं भी अपने छोटे मोटे ज़रूरतों के लिए उसी से तो कर्ज लेती हूँ। घर की माली हालत सुधरती तो नहीं, लेकिन गृहस्थी की गाड़ी रुकती भी नहीं। लेकिन हम दोनों कर्ज न लेने की मानो कसम सी ले रखी है। पिछले कर्ज को पटाते पटाते दम निकल गया, फिर भी ज़मीन नहीं बचा सके। ज़मीन भी हाथ से गई और जो पैसा जमा किया था वह भी गया। कसम से क्या पेट भरने वाला है? देखो बहन, व्यापार में लाभ ही कसम है, लेकिन कभी कभी घाटा भी तो हो ही जाता है। पुराने रिक्शे के मरम्मत में जो पैसा लगता है सो अलग, ऊपर से समय भी लगता है। हाँ, हमेशा संशय भी बना रहता है कि कब यह खराब न हो जाए। कंपनी 5,000 रुपये का कर्ज देगी तो मान के चलो कि लगभग 125 रुपये हर हफ्ते देना पड़ेगा, यानी 18-20 रुपये रोज के पड़ेंगे। कम कर्ज में कम और अधिक कर्ज में ज़्यादा की किस्त देनी पड़ती है। 1 साल में कर्ज से मुक्ति
घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम सब महिलाएं कर्ज लेकर अपना हित साध ही रहे हैं। इस बदलती दुनिया में समय के साथ बदलना भी पड़ता है। अतः कर्ज न लेने की कसम पर पुनर्विचार करो। जमाना बदल रहा है, समझदारी से काम लो। सब कुछ बदल रहा है, अपने आप को बदलो। भूल जाएं कि हम क्या हैं, इस पुरानी सोच को बदलो। समय के साथ बदलना है, नाना की प्रवृत्ति को बदलो। आगे बढ़ने का प्रण लेना है, काम करने का अंदाज बदलो। नई सोच चुनौतियों के अनुसार बदलो, अपने आप को बदलो। डायनासोर को देखो, कितना दम भरता था अपनी भीमकाय काया पर। नहीं कोई था और उसके जैसा इस जमी पर। वो भी नहीं बदला, समय की मार पड़ी, अस्तित्व ही गंवा बैठा, आज इतिहास बन गया। हम भी नहीं बदले तो बदल देगा जमाना, अस्तित्व मिटा हमारा, अतीत में बैठा देगा। अतः उठो, जागो, नई शुरुआत करो। नई चुनौतियों के लिए स्वयं को तैयार करो। संभावनाएं अपार है, बस एक बार ठान लेना है। असंभव नहीं है कुछ भी, बस पुरानी सोच बदलनी है। अरे बहन, तुम तो अच्छा कविता पाठ भी कर लेती हो। पहली बार तुम्हारे मुंह से ऐसी कविता सुनकर बहुत अच्छा लगा, तबीयत खुश हो गई। मैं भी कुछ कर सकती हूँ। समूह के साथ होने से और भी चीज़ें सीखने को मिल ही जाती है, लेकिन इतना ही लगभग ब्याज तो लाला भी लेता था। उसका कर्ज नहीं चुका पाए और ज़मीन को हाथ से धोना पड़ा। फिर इसका कर्ज कैसे चुका पाएंगे? यही डर आगे की राह में रोड़ा बन रहा है। हिम्मत रखो, तुम इसकी चिंता मत करो। कंपनी वाले एक गुल्लक देते हैं, उसमें रोज़ की कमाई में से कुछ बचत कर उसमें डालती जाना। हफ्ते में उसे निकाल कर कंपनी को देते जाना। याद रखना, अपनी रोज़ की कमाई का एक छोटा सा अंश ही जमा करना है। इकट्ठा देने की कोशिश करोगी तो नई नई आवश्यकताएं, मुसीबतों में वह पैसा खर्च हो ही जाएगा। समय आने पर हाथ मलने के सिवाय कोई चारा नहीं बचेगा। इकट्ठी धनराशि देने में मुश्किल आ ही जाती है। अब सोचो, यदि तुम एक दिन में तुम्हारे घर में 1 किलो अनाज लगता है तो साल भर में यह कुल लगभग 3.5 कुंटल हो जाता है। क्या तुम एक साथ इतना अनाज खरीद सकती हो? नया नया रिक्शा होने से उसके फायदे भी तो होंगे। बार बार टूटेगा नहीं, उसकी मरम्मत के पैसे बचेंगे, समय बचेगा सो अलग। नए रिक्शे में नई तकनीक भी कुछ न कुछ तो जुड़ा ही होगा। तभी कल्लू घर में से बाहर निकला। अरे तुम दोनों बहनें क्या खुसुर फुसुर कर रही हो? अरे पानी वानी पूछा कि नहीं? सब हो गया भैया, अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए बकुली बोली। अरे बकुली, हमें नया रिक्शा लेने के लिए कह रही है, पुराने को बेच देने के लिए। हमेशा उसमें टूट फूट लगी ही रहती है। और हाँ बकुली बहन, अच्छा कविता पाठ भी कर लेती है। दया आशा भरी एक उम्मीद लिए बोली। कहती तो तुम ठीक ही हो, मैं भी यही सोच रहा हूँ। मैं भी तो इसका मरम्मत कराते कराते थक सा गया हूँ, लेकिन इकट्ठा इतना पैसा नहीं होता। कल्लू भी वहीं बैठ गया। बकुली को जल्दी थी, सो वह वहाँ से अपने घर को तेज कदमों से नापते हुए चल दी। अब पति पत्नी बच्चे अपना खेल रहे थे। दया ने बकुली से हुई बातचीत कल्लू से साझा की। कल्लू को एक ही चिंता सता रही थी कि पहले खेत गया, अब की बार घर न चला जाए। दया यह समझाने में सफल रही कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये कर्ज कंपनी से ले रहे हैं, धीरे धीरे कर्ज हम चुका ही देंगे। दया कल्लू से आश्वस्त हो अगले दिन बकुली से मिलने गई।
बकुली दया को गुड़ और पानी देती है। गुड़ को देखते ही दया के मुंह में पानी आ जाता है। गुड़ के दर्शन को महीनों हो गए थे। अपने घर में गुड़ नहीं रख पाती थी। हाँ, इधर उधर से मिल जाए सो अलग, लेकिन वह अपने ऊपर संयम रखती है। कटोरे में रखे 2 बट्टी गुड़ में से एक बट्टी लेकर धीरे धीरे दोनों दांतों से चबाती और अनोखे स्वाद का अनुभव लेती जाती, साथ में बातचीत भी करती जाती। उसने उसे खाने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। पति से स्वीकृति मिलने के बाद आज दया की आंखों में एक चमक साफ देखी जा सकती है। बकुली स्वयं सहायता समूह के सदस्य बनवाने और दया को ऋण दिलाने में मदद कराती है। एक दिन दया के घर में नया रिक्शा आ जाता है। संगीता माइक्रो फाइनेंस कंपनी का भी कारोबार फल फूल रहा है। पहले तो वह एक ज़िले में अपना कारोबार करता थे, लेकिन अब बगल के एक और ज़िले में अपना कारोबार बढ़ाना चाहती है। उसका एक राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता है। वहाँ पर उसके कर्ज के जितने भी खाते हैं उसमें उसके सभी खाते सही चल रहे हैं। ऋण जमा करने की किस्तें कभी टूटी नहीं हैं। बैंक के बनाए सारे नियमों का पालन करने में सदा तत्पर रहती है। अगले ज़िले में कारोबार के लिए और पैसे की ज़रूरत है, अतः एक और ऋण प्रस्ताव बैंक के पास भेजता है। प्रस्ताव का निरीक्षण किया जाता है। बैंक के नियमों के तहत प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया जाता है। ऋण वितरण की प्रक्रिया के तहत विजिट रिपोर्ट लगाने के लिए बैंक के अधिकारी सुनील की नियुक्ति होती है। सुनील और फाइनेंस कंपनी के एक अधिकारी दोनों मिलकर एक दिन दौरे का समय निश्चित करते हैं। तारीख इस हिसाब से तय हुई कि जिस दिन इनका साप्ताहिक वसूली का दिन हो उस दिन को चला जाए, ताकि समूह के सदस्यों से मिल लिया भी जाए और क्षेत्रीय शाखाओं का निरीक्षण भी हो जाए। एक पंथ 2 काज हो सके। 2-3 गांव के स्वयं सहायता समूहों को बैंक अधिकारी सुनील ने चिन्हित किया और निकल पड़े दौरे पर। चिन्हित गांव में से एक गांव में दोनों पहुंचते हैं। सारे सदस्य इकट्ठे होते हैं। पहले प्रार्थना होती है, फिर सभा की कार्यवाही शुरू होती है। इस बीच एक 13-14 साल का लड़का साइकिल पर गट्ठर लादे इधर चला आ रहा था। इस ठंड और कोहरे के मौसम में ठंड से निजात पाने के लिए उसके शरीर पर एकमात्र स्वेटर भर था। उसके पैर में जूते चप्पल नहीं पहन रखे थे। उसने पैर में जूते चप्पल नहीं पहन रखे थे। ठंड से बचने के लिए गमछे से अपने कान को ढक रखा था। हाथ में उसके दस्ताने नदारद थे। बिना ठंड की परवाह किए साइकिल को रोकता है और जहाँ पर वह बैठक की कार्रवाई चल रही है। ठंड से ज़्यादा चिंता उसे उस गट्ठर की है जिसे वह बड़ी मुश्किल से कैरियर पर रख रखा है। सुनील ने लड़के को देखा जो ठंड से काँप भी रहा था। साइकिल को पकड़कर खड़ा था। इतनी ठंड में खेत से तोड़कर फूल गोभी लाया था। सुनील की निगाह उसके साइकिल पर पड़े फूल गोभी के गट्ठर पर पड़ी। फूल गोभी का आकार बहुत छोटा था। सुनील ने लड़के से पूछा कि यदि इस फूल गोभी को एकाध हफ्ते छोड़ देते खेत में ही, तो इसका आकार और बड़ा हो जाता, इसके पैसे थोड़े ज़्यादा मिलते। लड़का कुछ नहीं बोल पा रहा था। संकोचवश या फिर इतने बड़े आदमी के सामने बोलने का डर रहा होगा। तभी उसकी माँ, जो एक समूह की सदस्य थी, वह वहाँ उपस्थित थी, सामने आ जाती है। आज समूह की बैठक है, उसमें साप्ताहिक किस्त जमा करना है। कल बगल की मंडी में फूल गोभी भेजी थी, उतना पैसा नहीं मिल पाया था, अतः आज फिर फूल गोभी भेज रही हूँ। इसे बेचकर किस्त चुकानी है। दोनों हाथ जोड़ते हुए उनके सामने आकर वह बोली। लड़का शांत खड़ा दोनों की बातें सुन रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था। या फिर जब 2 बड़े बात कर रहे हों
तो टीका टिप्पणी ठीक नहीं, इसका अक्षरशः पालन वह कर रहा था। मेरा सवाल यह है कि यदि 2-4 दिन ठहर कर फसल यानी फूल गोभी को तोड़ती तो इसके ज़्यादा दाम आपको मिल जाते। आज मंडी भी नहीं लगने वाली है क्योंकि कल वह लग चुकी है। लड़के की मां ने तपाक से जवाब दिया, समूह की किस्त जमा करनी है बाबू। इन महिलाओं में किस्त की राशि इकट्ठा करना और उसे जमा करने का एक नशा सा छाया रहता है। यदि नहीं जमा हो पाया तो ज़रूरत के लिए अगली ऋण कहाँ से मिलेगी और कौन देगा। किस्तें सही नहीं चली तो अगले ऋण में ब्याज की दर ज़्यादा हो जाएगी आदि। ये भय हमेशा साये की तरह राधा को भी सताता रहता है, जो उस लड़के की माँ है। अभी तो उसने अपने समूह की एक सदस्या से पैसा लेकर साप्ताहिक किस्त जमा कर दी है। समूह की मीटिंग हमेशा दोपहर को होती है, इस बार सुबह ही सुबह होने से पूरी राशि इकट्ठा नहीं हो पाई थी। यह फूलगोभी बेचकर उसका पैसा लौटा देगी। पहले यही महिलाएं जो एक साथ बैठकर एक दूसरे की शिकायत और अनर्गल बातें किया करती थी, अब वो इसे भूल गई हैं। अब तो ये महिलाएं जब मिलती हैं तो काम की ही बातें करती दिख जाती हैं। जब तक इनके गुल्लक में अगले हफ्ते की किस्त का पैसा जमा नहीं हो जाता, तब तक इनको चैन नहीं। इन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि इस पर ब्याज दर कितना है। एक तरफ कुछ लोगों को यही कर्ज 7 से 8% पर भी मिल जाता है, इन्हें यही कर्ज इससे 4 से 5 गुने ज़्यादा पर मिलता है। इनका ध्यान इस पर न होकर पूरा ध्यान अगला किस्त कहाँ से आएगा यही सोचने में निकल जाता है। जैसे ही वो राशि प्राप्त हो जाती है तो मानो भूखे को भोजन मिल गया, मेहनत सफल हो गई, अपने ऊपर विश्वास होता है। अब तो ये सूखे कुएं से भी पानी निकालने के बारे में विचार करने लगती हैं। इतने के बावजूद इनके चेहरे पे कोई सिकन नहीं दिखाई पड़ती। इन सब की छोटी सी दुनिया में छोटी सी माया को जिंदा रखने का काम में ये कंपनी बखूबी भूमिका निभा रही है। सुनील को कंपनी के अधिकारी द्वारा अपना दूसरा समूह दिखलाने दूसरी जगह ले जाता है। समूह की महिलाओं के बीच दोनों उपस्थित थे। यहाँ पर दया भी अपनी 4 बच्चों में से 3 बच्चों के साथ बैठी है। बच्चे उसको ठीक से बैठने भी नहीं दे रहे थे। कोई बाल को पकड़ सिर पर चढ़ने की कोशिश करता तो कोई साड़ी खींचता। उनमें से बड़ा बच्चा इन दोनों को संभालने की भी व्यर्थ कोशिश करता और फिर भी उसके साथ खेलने लगता। दया बार बार अपने साड़ी को संभालती, दूसरी पल बच्चे उसे बिगाड़ ही देते। साड़ी जर्जर भी हो चुकी थी, 1-2 जगह चक्की भी लगी हुई थी। इनके फटने की उसको चिंता तो थी, लेकिन बच्चों की खुशी में खेलने में किसी तरह का व्यवधान वह नहीं चाहती थी। वह भी अपनी पासबुक साथ में लेकर आई थी। अन्य की तरह इनके भी पासबुक में ब्याज दर और साप्ताहिक वसूली की किस्त राशि लिखी हुई थी। इन सब पासबुकों में ब्याज दर 32 से 36% दर्ज था। यहाँ पर भी जिसकी साख अच्छी थी उसको ब्याज दर कम, जिसकी साख अच्छी नहीं उसको ब्याज दर थोड़ा ज़्यादा आदि का फार्मूला चलता है। इसीलिए समूह की महिलाएं शायद अपना एक भी किस्त टूटना पसंद नहीं करती हैं। समूह की बैठकों में उपस्थित रहती हैं ताकि उनकी साख बनी रहे और ब्याज दर कम रहे। कंपनी के अधिकारी सुनील से समूह के बारे में और जानकारी शेयर की। कंपनी के द्वारा इन गरीबों के उत्थान के बारे में बता रहे थे। सुनील का ध्यान बार बार दया की ओर आकर्षित हो रहा था। वो उसके बच्चों का खेलना, बार बार सिर से साड़ी का सरकना और उसे तुरंत ठीक करना आदि। वह बच्चे खुले मैदान में भी खेल सकते हैं,
वह उसे वहाँ खेलने के लिए भी भेज सकती है, लेकिन दोनों ऐसा करने को मानो राजी नहीं। इसके बावजूद उसका ध्यान समूह की बैठक की कार्रवाई से भंग नहीं हो पा रहा है। वह पूरा ध्यान बैठक की कार्रवाई में भी दे रही है। हफ्ते में 7 दिन दोनों पहर भोजन मिलता भी है या कभी फाका भी हो जाता है। अचानक सुनील ने दया की दशा को देखते समझते हुए उससे सवाल किया। दया तो पहले सकपकाई, फिर साड़ी ठीक करती हुई खड़ी हो गई और फिर बोली, हाँ साहब, हफ्ते में 1 आध दिन फाका हो जाता है। घर में और कौन कौन है? प्रश्नों का सिलसिला शुरू हुआ। इसके पापा और इन सब में बड़ी लड़की जो घर में है। कुल मिलाकर हम आधा दर्जन होते हैं साहब, दया ने सरलता से जवाब दिया। इन बच्चों के पापा क्या करते हैं? कबाड़ी का काम करते हैं साहब। यहाँ से जो पैसा मिला है उसी से हम नया रिक्शा खरीदा है। नया रिक्शा पाने से खुश हो ना? हाँ साहब, बिल्कुल खुश हूँ। इस बीच एक सदस्य ने बीड़ी निकालकर पीना शुरू किया। उसको ऐसा करते देख बैंक ऑफ अधिकारी सुनील ने टोका, आप समूह के लोग इनको बीड़ी पीने से मना नहीं कर सकते। धूम्रपान अच्छी चीज़ नहीं है। तुरंत उस महिला ने बीड़ी को जमीन में रगड़कर बुझाकर फेंक दी। दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर बोल पड़ी कि सरकार, गलती हो गई, अब आगे से ऐसा नहीं करूँगी। जैसे उससे बहुत बड़ा अपराध हो गया हो। समूह में सिर्फ यही बची है जो धूम्रपान करती है। पहले तो दिन भर में 1 कट्टा बीड़ी पी जाती थी, अब तो कम करके आधी कर दी है। हम लोगों का प्रयास यह जरूर रहता है कि समूह में सब अच्छा हो। बीड़ी हम लोगों की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गई है। पहले समूह की लगभग आधी औरतें बीड़ी पीती थी। काम के अभाव में खाली समय में हम क्या करें? वैसे भी हम गरीबों को एक बीड़ी का ही तो सहारा रहता है। अब सिर्फ यही बची है। समूह की आधी सदस्यों ने बीड़ी पीना छोड़ दी है। आगे चलकर हम सब इसका भी बीड़ी पीना छुड़वा देंगे, समूह की मुखिया ने जवाब दिया। सुनील का ध्यान दया पर फिर गया। बातचीत का सिलसिला फिर शुरू हुआ। जिस दिन फाका होता है तो उस दिन आप क्या करती हैं? बच्चों को पहले सुला देती हूँ, उसके बाद हम दोनों पानी पीकर सो जाते हैं, दया ने सरलता से जवाब दिया, जैसे उसके लिए यह कोई घटना अनोखी न हो। कंपनी के अधिकारी ने तुरंत जवाब दिया, अरे हम हैं तो तुम हफ्ते में 1 आध दिन का फाका रख पाती हो। यदि हम नहीं रहते तो हफ्ते में न जाने कितने दिनों का फाका होता तुम्हारा। कंपनी के अधिकारी की बात समाप्त होते ही दया ने बिना कोई समय गंवाए और बिना कोई लाग लपेट के सरलता से जवाब दिया, साहब, हम अपना तो फाका रख लेते हैं, लेकिन आपके किस्तों का फाका हम कतई नहीं होने देते। साथियों, यह कैसा लगा कहानी ज़रूर बताइएगा। इसमें यदि कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि आगे से इसमें उचित सुधार कर सकें। कहानी सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद।